कि आज निकुंज की नजर में क्या खास है। ठीक है, तो ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकुंज सर, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। निकुंज सर, आज किस तरह से आप देख रहे हैं बाजार को, क्योंकि हम देख रहे थे कि लगातार 4 सत्र में रिकॉर्ड हाइज बने, वहां पर सस्टेन करने में मुश्किलें हो रही थी 22,200 के आसपास से। उम्मीद करके चलें कि अब यहां से अब हमें तेजी ही देखने को मिलेगी। अभिषेक, आपने बात करी 6 दिन का हफ्ता है भैया, क्यों कर रहे हो? सैटरडे को ट्रेडिंग आ रहे हैं 2 मिनट पहले उसको डिस्कस कर ले। 6 दिन का हफ्ता होता है। हम हमेशा बोलते थे ट्रंकेटेड वीक होता है, एक्सटेंडेड वीक हो रहा है और उसके अंदर एक्सपायरी है। तो देखिए, मतलब 6 दिन का वीक होना, सैटरडे वर्किंग होना, लास्ट सैटरडे वर्किंग था, तो आपने सोचा है पहले उस पर बात कर लेते हैं। हाँ सर, कर लेते हैं, उस पर कर लेते हैं। बड़ा बेहतरीन ये आयोजन रहा टैक्स महाकुंभ का, और डिमांड ऐसी लोगों की आ रही है, जो हमारे पैनलिस्ट आए थे और जो दर्शक भी है, उनका रिस्पांस देखे कि पार्ट 2 सर जल्दी करना पड़ेगा। वही अभिषेक कि टैक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बात कर रहे थे, तो निवेश महाकुंभ की हम पिक्चर्स भी दिखाएंगे कि किस तरह से हमने एक लय में लोगों को बताया था कि अब 10,000 रुपया टैक्स कैसे बचा सकते हैं। टैक्स महाकुंभ और कुछ नहीं था, एक प्रकार की ईटी नाउ स्वदेश की मुहिम थी, जिसमें हम लोगों को बता रहे हैं कि टैक्स को आपको देना ज़रूर चाहिए, मगर आप उस फ्रेमवर्क के अंदर ऑप्टिमल टैक्स कैसे देख सकते हैं। तो एक बहुत ही बढ़िया शानदार पेशकश थी अभिषेक। फिर वीकेंड पर न्यूज़ आई, फिर वीकेंड पे हमें एमी अवार्ड मिला। तो एक ईटी नाउ स्वदेश के लिए जो वीकेंड था, एकदम जिसे कह सकते हैं ना कि काफ़ी कलरफुल, काफ़ी इवेंटफुल और काफ़ी इफेक्टफुल था। इवेंटफुल था सर। एक इवेंट जिस पर आपसे हम टिप्पणी चाहेंगे सर, बाजार के बारे में बाद में बातचीत कर लेते हैं। बर्कशायर हैथवे का जो लेटर जो आया है, उसमें आपको क्या खास चीज लगी है, क्या हाईलाइटिंग पॉइंट्स हैं उसमें? देखिए, एक्सपेक्टेड लाइंस पे बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन वॉरेन बफेट साहब ने सबसे पहले तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज लिखा है चार्ली मंजर के लिए कि वो उसके आर्किटेक्ट थे। इनकी जो दोस्ती थी, आने वाली जनरेशन बोलेगी क्या दोस्ती थी। हम हिंदी पिक्चरों में जय और वीरू की दोस्ती की ऐसी बात करते थे, मगर रियल लाइफ पे अगर हम बात करें तो जय और वीरू की दोस्ती फाइनेंशियल मार्केट्स में बहुत कम देखने को मिलती है। और चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट की जो दोस्ती थी, एक वैसी दोस्ती थी। फिर हालांकि काफ़ी बड़ा शेयर होल्डर लेटर था। फिर उन्होंने ये लिखा है कि इस समय उन्हें यूएस के बाहर कोई बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दिखती हैं। तीसरा, वह इस समय कैश लेवल पर बैठे हैं और कैश लेवल पर बैठे रहेंगे, मगर उनका ये मानना है कि कोई बड़ा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस अगर आता है कहीं पर बड़ा प्राइस डिसलोकेशन आता है तो प्रिपेयर्ड है। मगर एक उस न्यूज़लेटर के अंदर जो मेरे लिए उभर कर आया है पर्सनली, वह यह उभर कर आया है कि उनका यह मानना है कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो ग्लोबल लोगों की मानसिकता है, वह एक कसिनो टाइप फीलिंग होने लगी है। और इसका कारण यह है कि अब हम बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टर्म सोचने लगे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ राइट है या गलत है, मैं कह रहा हूँ वॉरेन बफेट साहब ने क्या लिखा है। देखिए, बर्कशायर हैथवे ने सिंपल बाय और होल्ड का फिलॉसफी अडॉप्ट करा है, और उनका मानना है कि आप अगर शांति से बैठे रहें और आपको जब मार्केट में डिसलोकेशंस होते हैं तो अच्छे बिजनेस सस्ते मिलते हैं। आपने अगर 2 या 3 बिजनेसेस अपने करियर में अच्छे निवेश करे हैं तो आपको बेहतरीन प्राइस एक्शन मिल सकता है। और ये उदाहरण में इंडिया के वॉरेन बफेट, जिसे हम राकेश झुनझुनवाला कहते हैं, उनकी अगर लाइफ में मैं देखूं तो झुनझुनवाला साहब की जो वेल्थ आई है वो केवल 5 शेयरों में ज़्यादा वेल्थ उन्होंने बनाई है। हालांकि उन्होंने 500 से ज़्यादा शेयर खरीदे थे, मगर 5 to 7 स्टॉक्स हैव एक्चुअली मेड नियरली 80% ऑफ हिज वेल्थ। तो बफेट साहब यही कहते हैं कि भैया कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स लीजिए। अगर आप 1 या 2 दाव लगा देते हैं अपने जीवन के अंदर तो आपका फाइनेंशियल करियर चेंज हो जाएगा। और इस समय शॉर्ट टर्म के अंदर मार्केट में उनको लग रहा है कि कसिनो टाइप फीलिंग आ रखी है, जिसके अंदर लोग आज और कल पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि आने वाले बिजनेसेस या उनके फ्यूचर पर। देखो सर, आपने कल मीटिंग में आप भी बता रहे थे आपने कि सैटरडे संडेज में फुटवेयर और क्यूएसआर के बारे में कुछ पढ़ा है। सर वो जरा हमको हमारे साथ भी साझा कीजिए, वो आपने क्या पढ़ा है और उससे कैसे शेयर्स पे फर्क पड़ेगा, जरा ये तो बताइए सर। देखिए, मुझे लग रहा है कि बड़ा आश्चर्यचकित की बात है। हम इंडिया की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, कंजम्पशन डिमांड की ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, हम इस समय बात कर रहे हैं कि भाई मार्केट के अंदर लग्जरी कार्स बिक रही हैं, मगर आप देखें फुटवेयर, जूतों की कंपनियां,
कैंपस के मैं डेटा पॉइंट्स देख रहा था, मैं बाटा के डेटा पॉइंट्स देख रहा था, मैं प्यूमा के डेटा पॉइंट्स देख रहा था, सबके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, स्लो डाउन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता। हम QSR कंपनियों की बात करें, छोटे पिज़्ज़ा बर्गर, जो कि एक नया ट्रेंड है कि भाई आप घर पे कम खाते हैं, बाहर ज़्यादा खाते हैं, बाहर खाते हैं तब हाई कैलोरी हो, जिसे हम कहते हैं कि द सो कॉल्ड फास्ट फूड, उसमें ज़्यादा जाते हैं। मगर QSR की जितनी भी सेल्स है इसमें डिप देखने को मिल रहा है। मगर मुझे ये लगता है कि आने वाले कुछ दिनों में इन दो सब कैटेगरीज में दाव लगाएं। अब अगर कहीं मुझे बार्गेन दिख रही है इस मार्केट के अंदर, तो मेरा मानना है कि 2024 के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है कि इंडिया के अंदर लग्जरी अच्छा चले और इंडिया के अंदर रूरल और मिड लेवल इनकम नहीं चलेगी, बिकॉज दैट इज 65% ऑफ इंडिया। 65% ऑफ इंडिया कैन नॉट गो इन द अदर डायरेक्शन वे 35% ऑफ इंडिया इज गोइंग। तो मुझे लगता है कि उन कैटेगरीज पे नज़र रखें जो कि कंज्यूमर सेंसिटिव कैटेगरीज हैं मगर नेसेसिटी कैटेगरीज नहीं है। अगर आपके पास सपोज इन्फ्लेशन की वजह से प्रभाव पड़ता है तो आप बोलेंगे जी मैं बाहर जाकर के खाना नहीं खाऊंगा। अगर आपको इन्फ्लेशन से प्रभाव पड़ता तो आप बोलते हैं जी मैं साल के 3 जोड़ी जूते लेता था, मैं 2 जोड़ी जूते लूंगा। तो मुझे लगता है यह साल क्योंकि इन्फ्लेशन स्टेबल हो चुकी है और 3-4 महीने से इन्फ्लेशन कहीं नहीं गई है, इकोनॉमी का रुख ठीक है, अर्निंग्स का रुख ठीक है, तो इन्फ्लेशन की मार से 2021 और 22 में जो कंज्यूमर सेंटिमेंट को हुई थी, स्पेशली मिडिल लेवल एंड स्पेशली इन सेमी रूरल इंडिया, मुझे लग रहा है वह ठीक हो रही हैं। और अगर वह ठीक होती हैं तो जो सब स्मॉल कैटेगरीज है, स्मॉल टोकन कैटेगरीज, उनके अंदर मुझे लगता है कि सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर वुड बी एक्साइटिंग। तो इस पूरे के पूरे ग्रुप पे नज़र रखें, भले QSR हो, वैल्यू रिटेल की कंपनीज हो या फिर फुटवेयर ज़्यादा हो। तो दोबारा मैं बोलूँगा थीम ये है स्मॉल टोकन नीश प्लेयर्स विच आर अ बेट ऑन लाइफ स्टाइल। आई थिंक दैट इज अ स्पेस विच कुड कम बैक इन नेक्स्ट कपल ऑफ days, months or weeks. ओके सर, एक और स्टॉक जिस पे आपसे चर्चा करना चाहेंगे वो है PNB हाउसिंग। यहाँ पे आज मॉर्गन स्टैनली की एक नोट आई है सर, वो वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव बता रहे हैं। ये क्यों चर्चा कर रहे हैं सर? पिछले 6 महीने में अगर हम देखें तो स्टॉक ने शायद ही कुछ मूवमेंट दिखाया है, सब्सटैंशियल मूवमेंट। सर इस पे कोई राय? देखिए, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है कि उनको लगता है कि आने वाले 60 दिनों में 70 से 80% प्रोबेबिलिटी है PNB हाउसिंग आउट परफॉर्म करेगा। तो एक प्रकार से मॉर्गन स्टैनली का टैक्टिकल रिसर्च आइडिया है। मॉर्गन स्टैनली हिस्टोरिकल टैक्टिकल रिसर्च आइडिया जितने मैंने देखे हैं मुझे बड़े शानदार लगते हैं। मतलब मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि शॉर्ट टर्म में डिमांड सप्लाई फेवरेबल रहेगी, वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हैं और कोई नया बायर आया है। तो एक प्रकार का हम जिसे कहते हैं ना शॉर्ट टर्म टैक्टिकल ट्रेडिंग बाय मॉर्गन स्टैनली ने PNB हाउसिंग में दिया है। मैं हमारे दर्शकों को बता दूं कि मॉर्गन स्टैनली की जो पुरानी हिस्ट्री टैक्टिकल कॉल्स पे रही है वो काफ़ी ज़बरदस्त रही है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है। अगर आप मॉर्गन स्टैनली की बात सुनना चाहते हैं अपनी रिसर्च जरूर करें, मगर मैं सिर्फ डेटा पॉइंट्स टेबल पर रख रहा हूँ कि मॉर्गन स्टैनली के जो टैक्टिकल आइडियाज़ आते हैं वो शॉर्ट टर्म में ये दर्शाते हैं कि इन द नियर टर्म देयर इज पोटेंशियल फॉर द स्टॉक टू आउट परफॉर्म। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये निकुंज की नज़र में पूरी एनालिसिस रखने के लिए। तो कई सारे ट्रिगर्स हैं जहाँ पे बर्कशायर हैथवे की एनुअल लेटर से क्या कुछ टेक अवेज हैं, QSR फुटवेयर स्पेस में आपको क्या करना चाहिए और PNB हाउसिंग पे भी मॉर्गन स्टैनली का क्या कहना है। पर